गुड इवनिंग एवरीवन। आज मैं आपके लिए कंपनी अकाउंटिंग के अंदर फिर से एक नया टॉपिक लाया हूं, अमलगमेशन। अमलगमेशन ये आपको कंपनी अकाउंटिंग के बीकॉम यूनिवर्सिटी के अंदर, अमरावती यूनिवर्सिटी के अंदर ये कंपनी अकाउंटिंग के पेपर में यूनिट नंबर 4 यानी क्वेश्चन नंबर 4 में आपको मिलेगा। 4 मार्क टाइप भी एंड 8 मार्क टाइप भी। जैसे मैं आपको बता दूं कि ये यूनिट पूरी 16 मार्क कवर करती है आपकी, एक टॉपिक पूरा आपका 4 मार्क का आपका ऑब्जेक्टिव आएगा। ओके, 4 मार्क का आपका ऑब्जेक्टिव के साथ आपका 4 मार्क का 2 शॉर्ट आंसर्स आएंगे, शॉर्ट सॉल्यूशन, एंड 2 क्वेश्चन आपके 8 मार्क के आएंगे। अब 8 मार्क वाले में से एनी वन सॉल्व करना है और वही 4 मार्क के पैटर्न में से एनी वन आपको सॉल्व करना है। तो इस तरीके से आपका पेपर पैटर्न जो है 16 मार्क का ये टॉपिक कवर करता है। तो शुरू करें स्टूडेंट्स अमलगमेशन का। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज अमलगमेशन। तो अब अमलगमेशन ये टॉपिक आपके लिए नया नहीं है, सुना सुनाया नाम है, क्योंकि ये टॉपिक के बारे में आपको पीबीओ के अंदर आपको यूनिट थी जिसका नाम था मर्जर, लेकिन वो थ्योरेटिकल पार्ट था। आज हम अमलगमेशन अकाउंटिंग पार्ट में देखने जा रहे हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, अमलगमेशन क्या है? तो अमलगमेशन एक प्रोसेस है जिसके अंदर 2 कंपनीज आपस में मर्ज होकर एक न्यू कंपनी बनती है। जब भी 2 कंपनी अपने आप को डिसॉल्व करके एक न्यू कंपनी में फॉर्म होती है, तो उस प्रोसेस को अकाउंटिंग के अंदर अमलगमेशन का है। अब अमलगमेशन एब्जॉर्प्शन में फर्क है। जैसे कि आपका अमलगमेशन करने के पहले मैंने आपका एब्जॉर्प्शन लिया, जबकि आपको पेपर में क्वेश्चन नंबर 4 में आपको अमलगमेशन मिलेगा, एब्जॉर्प्शन आपको क्वेश्चन 5 मिलेगा। लेकिन एब्जॉर्प्शन पहले क्यों लिया? क्योंकि अमलगमेशन की आपको अकाउंटिंग समझनी है तो पहले आपको एब्जॉर्प्शन समझना पड़ेगा, और जिसको एब्जॉर्प्शन आ गया उसको अमलगमेशन फ्री में आता, उसके लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं है। तो इसलिए अगर अमलगमेशन आप डायरेक्ट अगर मेरा टॉपिक देखोगे वीडियो में तो आपको कम समझेगा, इसलिए पहले आपको एब्जॉर्प्शन देखना पड़ेगा। क्लियर पिक्चर? तो एक अकाउंट, जब कोई लॉ के अंदर जब कोई 2 कंपनीज, एग्जिस्टिंग 2 कंपनीज आपस में मर्ज होकर एक न्यू कंपनी फॉर्म होती है, न्यू कंपनी, तो उस प्रोसेस को हमने नाम दिया है अमलगमेशन। अब अमलगमेशन को मर्जर भी बोलते हैं कोई लोग, कुछ लोग। अब दूसरी बात एक्चुअली क्या होती है? सर ये 2 कंपनीज आपस में डिसॉल्व क्यों होती है? उसके कहीं सारे रीजन हो सकते हैं डिसॉल्व होने के। जैसे एग्जांपल, सपोज पहले का, जैसे फॉर एग्जांपल क्या होता है, 2 ऐसी कंपनी होती है जो कोलैबोरेट करने के बाद उनको पता है कि मेरी एफिशिएंसी बढ़नी है, मेरे मार्केट में शेयर बढ़ना है, क्योंकि दोनों का नेचर लगभग सेम है और एक फिनिश प्रोडक्ट बनाने के लिए उनको पता है कि मुझे सामने वाले कंपनी का जरूरत है, यानी मेरे बिना वो अधूरी है, उसके बिना मैं अधूरा हूं। तो ऐसे कंपनीज जब मर्ज होके आपस में न्यू कंपनी बन के एग्जिस्टेंस में आती है तो उसी को बोलते हैं अमलगमेशन। अब एब्जॉर्प्शन में और अमलगमेशन फर्क क्या है? अब एब्जॉर्प्शन में एक रनिंग कंपनी, एक रनिंग एग्जिस्टिंग कंपनी दूसरी रनिंग कंपनी खरीदती है, जिसमें एक कंपनी परचेसर कंपनी का समावेश लेती है और दूसरी कंपनी वेंडर कंपनी का समावेश लेती है। लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 2 कंपनीज आपस में मर्ज होकर एक न्यू कंपनी बनती है, ऐसी न्यू कंपनी जिसका कोई पहले मार्केट में एग्जिस्टेंस ही नहीं था। एब्जॉर्प्शन में क्या था? परचेसर का भी ऑलरेडी एग्जिस्टेंस था और वेंडर का भी एग्जिस्टेंस था जो खत्म हो जा रहा है। यहाँ पे 2 कंपनीज अपने आप को मिटाकर एक न्यू कंपनी बन जा रही है और वो न्यू कंपनी को हम बोलते हैं परचेसर कंपनी। क्या बोलते हैं? परचेसर कंपनी। और वो परचेसर कंपनी पहले एग्जिस्टेंस में थी ही नहीं, वो 2 कंपनीज आपस में मर्ज होकर न्यू कंपनी फॉर्म हुई, और जो 2 कंपनीज उन्होंने अपना पर्सनल एग्जिस्टेंस, सेपरेट जो एग्जिस्टेंस था वो मिटाकर मर्ज एग्जिस्टेंस में आए और न्यू कंपनी फॉर्म। इसी को बोलते हैं अमलगमेशन। क्लियर? अब अमलगमेशन कोई भी कंपनी की नीड बन जाती है। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं एक एक्स कंपनी हूँ, विनीत की कंपनी वाई कंपनी है, हम कुछ अलग सेगमेंट बना रहे हैं, लेकिन हम लोग वाई कंपनी यानी एक्स कंपनी वाई कंपनी के ऊपर डिपेंड होती है। तो क्या होता है, हम उनसे रॉ मांगे, वो हमको बाय प्रोडक्ट बेचे, तो हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं काम करो, हम दोनों मिलके ही दुकान खोलते हैं, क्योंकि तेरे बिना मैं अधूरा हूँ, मेरे बिना तू अधूरा है, तो दोनों काम कर, दोनों मिलके न्यू दुकान बना के हम दोनों जो भी कमाई होगी सब मिलके ले लेंगे। तो इस तरीके से बहुत सारी कंपनीज इस नीड के लिए भी मर्जर होती है, और जब मर्जर होती है तो उसकी अकाउंटिंग भी होती है। वो अकाउंटिंग कैसे होगी आज के सेशन में देखना है। पहले कुछ डेफिनेशन देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, फिर अकाउंटिंग टर्म में जाता हूँ। अकाउंटिंग टर्म इसकी बहुत इजी है एज कंपेयर टू एब्जॉर्प्शन से। यानी एब्जॉर्प्शन, अगर कोई बच्चा अगर एब्जॉर्प्शन से घूम के आता है तो उसको अमलगमेशन एब्जॉर्प्शन की अकाउंटिंग प्रोसेस सेम दिखती है, सेम। सिर्फ यहाँ पे डिफरेंस क्या है, डिफरेंस हाईलाइट में करूंगा आज, एक एग्जांपल भी लूंगा मैं आपको, क्योंकि इसमें बताने लायक कुछ भी नहीं है। तो इसका अकाउंटिंग एग्जांपल लेंगे और आप जब डिफरेंस देखोगे तो आप देखोगे कि यार लगभग सेम है। क्लियर? लेकिन एब्जॉर्प्शन आपको क्वेश्चन नंबर 5 में मिलेगा और अमलगमेशन आपको क्वेश्चन नंबर 4 में मिलेगा। समझ में आ रहा है आपको? क्लियर? ओके, तो कुछ डेफिनेशंस पहले पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं।
When two or more companies carrying on similar business and took decision to liquidate both companies, यानी अपने आप को वो डिसॉल्व कर रहे हैं, दो कंपनीज अपने आप को लिक्विडेट कर रहे हैं। लिक्विडेट का मतलब क्या होता है? खत्म करना, यानी सब बेच बाच के उसको खत्म करना, उसको बोलते हैं लिक्विडेट। क्या बोलते हैं? लिक्विडेट। समझ में आ रहा है? क्लियर? दो कंपनीज आपस अपने आप को लिक्विडेट करके एक न्यू कंपनी फॉर्म होती है, लिखा हुआ है एंड फॉर्म अ न्यू कंपनी व्हिच टेक्स ओवर द बिजनेस ऑफ लिक्विडेटेड कंपनी। यानी दो कंपनी जो लिक्विड हो चुकी है उनके बिजनेस को लेना, टेक ओवर करना, उसी को अपन बोलते हैं अमलगमेशन। और अमलगमेशन में दो कंपनीज वेंडर कंपनी की भूमिका निभाते हैं, सेलर कंपनी जो अपने आप को बेच के, और एक कंपनी जो न्यू कंपनी हुई वो परचेसर कंपनी की भूमिका निभाती है। प्रैक्टिकल लाइफ में अगर हम देखा जाए तो बहुत सारे कंपनीज ने अपने आप को अमलगमेट करके ऐसा मार्केट का लीडर बनाया, ऐसा बनाया लीडर जो आज टॉप लीड, इंडिया मार्केट में टॉप लीड कर रही है। आज मार्केट में शेयर्स उनके 70-80% से ग्रो कर चुके हैं। इस तरीके के लीडर्स मार्केट में बन चुके हैं, क्योंकि जो दो कंपनी जब देखती है कि यार मेरे बिना मैं अधूरा हूँ, उसके बिना वो मेरे बिना अधूरा है, तो दोनों क्यों ना हम दोनों मिलके बिजनेस करें। तो दोनों मिलके बिजनेस करके वो एक न्यू कंपनी फॉर्म होती है, तो उसी को बोलते हैं अमलगमेशन। अब डेफिनेशन क्या है? अमलगमेशन इज अ यूनियन ऑफ टू और मोर कंपनीज। अब जरूरी नहीं कि अमलगमेशन दो कंपनी होती है, तीन कंपनी भी होके आपस में मर्ज होके एक न्यू कंपनी बन सकती है, लेकिन कम से कम दो कंपनी चाहिए मिनिमम, मैक्सिमम चलेगा। हाँ, आपके पोर्शन में दो ही है। क्लियर? देखो लिखा है अमलगमेशन इज अ यूनियन ऑफ टू और मोर कंपनीज मेड विद एन इंडेंटेशंस टू फॉर्म अ न्यू कंपनी। यानी जो न्यू कंपनी फॉर्म होती है, जब दो कंपनीज, दो से ज्यादा कंपनीज अपने आप को लिक्विडेट करके, तो उसी काम को, उस प्रोसेस को हमने नाम दिया है अमलगमेशन। अमलगमेशन इज एन एग्रीमेंट। क्या है ये? बिटवीन टू और मोर कंपनीज टू कंसोलिडेट their business activities by establishing a new company having separate legal existence and separate entity। समझ में आ रहा क्या? यानी जो दो कंपनीज अपने आप को मिटा के न्यू कंपनी बन रही है, वो न्यू कंपनी अपना सेपरेट एग्जिस्टेंस लेगी, अपनी सेपरेट आइडेंटिटी लेगी, उसी को बोलते हैं हम अमलगमेशन। क्लियर पिक्चर? अब जैसे कि मैं अगर डेफिनेशन की बात करूं तो डेफिनेशन में एक नया वर्ड क्या है? इंडेंटेशंस। दिख रहा है आपको? दिख रहा है आपको? तो इंडेंटेशन का एग्जैक्ट जो मीनिंग है वो है यहाँ पे टारगेट करना, यानी इंटेंशन हम बोल सकते हैं इसको यहाँ पे। यानी जब दो कंपनीज आपस में मर्ज होती है ये इंटेंशन से, ताकि वो एक न्यू कंपनी बना पाए, तो उसके लिए यहाँ पे डेफिनेशन में वर्ड यूज किया है इंडेंटेशन। क्लियर? अब नीचे एक और वर्ड क्या है? कंसोलिडेट। कंसोलिडेट का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग करना, मजबूत करना। जैसे मैंने आपको बताया कि दो ऐसी कंपनीज है जो अलग अलग सेगमेंट में लीड कर रही है, उनको उस सेगमेंट में कोई कॉम्पिटिट नहीं कर पा रहा है, लेकिन वो दो कंपनीज एक दूसरे के बिना अधूरी है, तो उनको अगर स्ट्रॉन्ग करना है तो उनको मजबूरन अपने आप में मर्जर करना पड़ेगा, उनको अपने आप में मर्ज करना पड़ेगा, और वो फिर मार्केट में टॉप लीड करेगी। तो इसके लिए इस रीजन से भी अमलगमेशन होता है, इस रीजन से भी अमलगमेशन होता है। उसके लिए हमने वर्ड यूज किया है कंसोलिडेट। क्या यूज किया है? यानी और स्ट्रॉन्ग करना, मजबूत करना। सबको मेरी बात समझ में आ रही है अच्छे से? यहाँ पे कोई डाउट है आपको? नहीं। अब प्रैक्टिकल लाइफ की बात करूं तो ऐसे बहुत सारी कंपनीज हैं जो अपने आप में मर्ज होगी, उसके बारे में 2 मिनट चर्चा करेंगे, फिर मैं अकाउंटिंग टर्म आता हूं, तो ये तो बताना है कुछ भी नहीं। अब रही बात अकाउंटिंग टर्म्स की, तो मैं आपको बता दूं जिसको अब्जॉर्प्शन आ गया उसको अमलगमेशन फ्री में आता, सब कुछ वही करना है। क्योंकि देखो यहाँ भी परचेसर कंपनी रहेगी, वेंडर कंपनी रहेगी, बस यहाँ पे फर्क क्या है? यहाँ पे दो कंपनीज वेंडर कंपनी रहेंगी, राइट, और एक कंपनी जो न्यू कंपनी वो परचेस कंपनी रहेगी। अब परचेसर वेंडर कंपनी को कुछ नोट देंगे शेयरहोल्डर्स को, तो यहाँ भी उनके डिबेंचर होल्डर से बात होती है, उनके शेयरहोल्डर से बात होती है, इन्हें पूरा चिट्ठा वही होता है जो हमने कहाँ पढ़ा? एब्जॉर्प्शन में पढ़ा। सिर्फ फर्क इतना यहाँ पे है कि एब्जॉर्प्शन में जो कंपनी परचेज होती है वो ऑलरेडी लार्ज कंपनी होती है, ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में होती है। यहाँ पे परचेज कंपनी पहले कोई अस्तित्व में थी नहीं, अभी बनाई गई उनको, तो इसलिए वो सिर्लक ऐसा कुछ भी दे सकते नहीं है। अब वो कैसे होगा, क्या होगा, आप जब एग्जाम्पल सॉल्व करोगे तो आपको और अच्छे से समझेगा। पहले कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड कंपनी आपस में मर्ज होकर एक न्यू कंपनी बनी, ए बी लिमिटेड कंपनी।
तो ए लिमिटेड और बी लिमिटेड कंपनी, ये दो कौन सी कंपनी थी? ये दो कंपनी वेंडर कंपनी थी। और जो ए बी कंपनी बनी यहाँ पे, वो बन गई यहाँ पे परचेस कंपनी। वैसे ए कंपनी बी कंपनी इजिकल्स टू बी लिमिटेड कंपनी, ये अब्जॉर्प्शन है। क्या ये? ऊपर देखो, ऊपर दोनों कंपनी ने अपना एग्जिस्टेंस छोड़ा और एक न्यू कंपनी में तब्दील हुई। नीचे देखो, नीचे ए कंपनी और बी कंपनी में से ए कंपनी ने अपना एग्जिस्टेंस छोड़ा, लेकिन बी कंपनी ने अपना एग्जिस्टेंस, तो उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। अब दोनों में डिफरेंस क्या है आपको समझ आ गया? अब ऐसे प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत सारी कंपनी मर्जर हुई है, जो हमने आज उन्होंने मिसाल कायम की है। जैसे एग्जांपल दूं मैं, वो है मारुति सुजुकी कंपनी। आज टॉप लीड इंडियन कार सेगमेंट में अगर देखूं मैं, तो इकोनॉमिकल कॉस्ट में आज अगर बात करूं तो मारुति सुजुकी का कोई तोड़ नहीं है। और सबसे फर्स्ट एक मिडिल क्लास के लिए सेगमेंट लाने वाली जो कार थी, वो यही कार थी मारुति 800, जो मारुति सुजुकी ने इंट्रोड्यूस की थी एक आम जनता के लिए। जब कार एक सपना था आम जनता के लिए, तो उसने एक मिडिल क्लास व्यक्ति के लिए कार दिलाई थी जिसका नाम था मारुति 800। आज भी उसका कोई तोड़ नहीं है, बराबर कि नहीं? अब देखिए, मारुति और सुजुकी, इन दोनों का मर्जर बनना बहुत जरूरी था। उसके कई सारे रीजन है, मैं आपको बताना चाहूंगा, 2 मिनट उसके ऊपर हाईलाइट करना चाहूंगा आपको इसके ऊपर। देखिए क्या होता है, मारुति कंपनी जो है ना, मारुति कंपनी इंडियन कंपनी है जो स्ट्रक्चर बॉडी बहुत इकोनॉमिकल कॉस्ट बनाती है। उसके जैसी कॉस्ट की बॉडी कोई नहीं बना पाएगा, कोई नहीं। क्योंकि आज अगर आप मारुति के देखो, एक पर्सन जब कार लेता है तो कार में क्या लेता है? एक तो उसका इंजन जान, क्योंकि इंजन कोई तो जान है उसकी, बराबर है ना? कार का हार्ट है ना वो इंजन कोई तो। और दूसरा ब्रेन भी बोल सकते हैं हम लोग। और दूसरा वो बॉडी जो ले रहा है वो इकोनॉमिकल कॉस्ट में हो, क्योंकि उसको पता है गाड़ी मूवमेंट वाली है। गाड़ी एक मूवमेंट वाला प्रोडक्ट है, चलते फिरते आज ये टूटा आज वो टूटा, चालू रहता ही है, बराबर कि नहीं? अब उसके बावजूद अगर मैं वो पार्ट रिप्लेसमेंट करूं तो मुझे वो सस्ता पड़े। हर कोई यही सोच के कार परचेस करता है। और उस कार में जो सेगमेंट लीड कर रही है वो है मारुति सुजुकी। अब देखो, मारुति और सुजुकी कंपनी ये बहुत पुरानी कंपनी है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बनने के पहले आई थी। इन दोनों का आना एक्चुअली रीजन ये था क्योंकि तब इंडियन जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी ना, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का मतलब 1991 के पहले एलपीजी लागू हुआ था। तो एलपीजी लागू होने के पहले सुजुकी कंपनी जापानीज कंपनी है। तो कोई भी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बनने के पहले कोई भी विदेशी कंपनी इंडिया के अंदर डायरेक्ट अपना बिजनेस एग्जिस्टेंस में नहीं ला सकती थी। वो जो क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट को डर था कि फिर वो ईस्ट इंडिया जैसी कंपनी आके कहीं फिर से राज ना करे, क्योंकि वो आई तो एक कंपनी थी ना चाय पत्ती की, अरे टी कंपनी आई थी ना वो, बराबर कि नहीं? तो वो उनको डर था, इसलिए उन्होंने अपनी पॉलिसी फ्रेम कैसे किया कि अगर बाहर की कंपनी को इंडिया में आना है, विदेशी कंपनी को, तो इंडिया की कोई भी कंपनी के साथ कोलैबोरेट करके ही बिजनेस करना पड़ेगा। अब जापानीज की सुजुकी कंपनी जो है उसका आज भी इंजन में कोई तोड़ नहीं, क्योंकि आज जो भी एवरेज इंजन का पेट्रोल का सुजुकी दे रही है उतना कोई देता नहीं, कोई नहीं मेरे हिसाब से। आज भी अगर देखोगे तो आज मारुति सुजुकी चल रही इसलिए क्योंकि दोनों शानदार कर रहे परफॉर्मेंस। तो तब मारुति कंपनी इंडिया की अलग कंपनी थी जो सिर्फ बॉडी बनाकर इंजन बाहर से लेती थी, यानी इसी कंपनी से लेती थी। तो सुजुकी वाले ने बोला यार इंडिया मार्केट अच्छा है, अब अपन अड्डा क्यों नहीं बनाए, चलो इंडिया में चलेंगे बिजनेस करने। अब वो तो मल्टीनेशनल कंपनी थी और सुजुकी, तो इंडिया में आई जब वो, तो उसको फिर यहाँ की गवर्नमेंट पॉलिसी ने बोला कि अकेले आने का नहीं, निकल। क्यों निकल? यहाँ आना है तो इंडियन कंपनी के साथ कोलैबोरेट कर। अब अगर मारुति सुजुकी कंपनी बोलती है हम बॉडी, हमारा काम बॉडी नहीं है, हमारा काम इंजन सप्लाई करना है, इंजन में हम टॉप लीड कर रहे हैं, हमारा जैसा इंजन तो कोई तोड़ ही नहीं है आज। तो फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने मारुति कंपनी का टाइप किया और इंडिया के अंदर कोलैबोरेट करके उन्होंने एक न्यू कंपनी फॉर्म की, मारुति सुजुकी कंपनी। देखो जबकि दोनों का आज भी लोगो ट्रेडमार्क्स अलग अलग है। देखो आप दोनों, मारुति का ट्रेडमार्क दिख रहा होगा और सुजुकी कंपनी का ट्रेडमार्क दिख रहा होगा। तो ये उस वक्त की नीड थी एक्चुअली, और उस वक्त की नीड ने जब कोलैबोरेट किया तो मार्केट में टॉप लीड इंडियन मार्केट के अंदर आज अगर 100 में से 70 गाड़ियां बोलूं मैं, तो आज आपको मारुति सुजुकी की सेगमेंट की दिखेगी। क्योंकि आज एक नॉर्मल इंसान कार खरीदता है, उसमें दो बात देखता है कि बॉडी स्ट्रक्चर इकोनॉमिकल कॉस्ट में मिले मेरे को, रिप्लेसमेंट कॉस्ट उसकी, और इंजन मतलब जान रहे उसकी शानदार चले, परफॉर्मेंस दे और एवरेज दे, और दोनों में आज ये लीड कर रहे हैं। इसलिए दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे थे, मर्ज होके इंडियन मार्केट में कैप्चर किया। तो ये उस वक्त की डिमांड थी, उस वक्त की नीड थी। सुजुकी को अपने इंडियन मार्केट के अंदर अपना हाथ डालना था, यानी इंडियन मार्केट के अंदर एंट्री करनी थी उसको, तो वो अकेले नहीं आ पाई थी, इसलिए
मारुति सुजुकी कोलैबोरेट होके आई थी, लेकिन आज उन्होंने कोलैबोरेशन स्टिल रखा। क्यों? क्योंकि आज मारुति को पता है कि हम सुजुकी में अधूरे हैं और सुजुकी को पता है कि भैया छेड़खानी करो मत, कॉम्पिटिटर बहुत है वैसे भी आए हुए, अगर कुछ हेर बदल हो गया तो अपना मार्केट खत्म हो जाएगा। उस टाइम पे 4 व्हीलर सेगमेंट में आई थी और 2 व्हीलर सेगमेंट में हीरो होंडा आई थी, जो टॉप लीड। दोनों ने देखो, दोनों कोलैबोरेट करने के बाद उन्होंने अपने मार्केट के अंदर शेयर ऐसे इंक्रीज किए कि अगर मैं कार बोलूं तो मारुति सुजुकी कंपनी, और अगर मैं 2 व्हीलर बोलूं तो हीरो होंडा कंपनी ही चलती थी। क्योंकि होंडा भी जो है, होंडा फॉरेन कंपनी थी और हीरो जो है हमारी इंडियन कंपनी। हीरो एक्चुअली 2 व्हीलर के सेगमेंट में थी ही नहीं, हीरो बनाती थी साइकिल। क्या बनाती थी? साइकिल। आप देखो आज भी बच्चों के पास हीरो की साइकिल होती है, उसके चंडीगढ़ में बहुत बड़ा प्लान था हीरो का। तो हीरो एक्चुअली 2 व्हीलर के सेगमेंट में थी ही नहीं एक्चुअली, हीरो अपनी साइकिल में खुश थी, लेकिन होंडा को अपने मार्केट बचाना था इंडिया के अंदर और अकेले आना मना था। क्योंकि मैंने आपको बताया ना 1990 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बनने के पहले कोई भी फॉरेन कंपनीज को इंडिया के अंदर इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस अलाउड नहीं था, उनको इंडियन कंपनी के साथ कोलैबोरेट करके आना ही था। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिर हीरो ने क्या किया, होंडा ने हीरो को पकड़ा, बोला एक काम कर, इंजन मेरा बॉडी तेरी, इंजन मेरा बॉडी। और लिटरली जब कोलैबोरेट हुआ ना तो वन साइड मार्केट लेके बैठी, क्योंकि 100 में से 90 गाड़ियां हीरो होंडा की थी। आज भी अगर आपने बड़ों से पूछोगे ना तो बोलोगे हीरो होंडा जैसी गाड़ियों को तोड़ नहीं था, क्योंकि होंडा का इंजन एक नंबर है, कोई तोड़ नहीं है, और हीरो की इकोनॉमिकली बॉडी ऐसी बनाई जिसका कोई तोड़ नहीं था। आपको बता दूं मैं, गाड़ियों की 3-3, 4-4, 5-5 महीने वेटिंग चलती थी। मोपेड सेगमेंट में प्लेजर क्या आई थी, हीरो होंडा की प्लेजर आई थी, प्लेजर, उसकी 4-4 महीने वेटिंग चलती थी। और आज दोनों का टायर टूट गया है, कोलैबोरेशन टूट गया है, हीरो मोटरकॉप्स हो गई और होंडा ने अपना सेपरेट एग्जिस्टेंस बिठा के आज कंपनी चला रही है और आज होंडा लीड कर रही है टॉप पे। हाँ, अब होंडा ने क्या किया, होंडा ने स्ट्रेटेजी ये खेली, उसने क्या, वो हीरो होंडा के साथ कोलैबोरेट करके आई, लेकिन जैसे ही न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में एलपीजी लागू हुआ तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में रेस्ट्रिक्शंस रिमूव कर दिए गए फॉरेन कंपनी के, एलपीजी लागू होने के बाद, ग्लोबलाइजेशन आने के बाद, क्योंकि फ्री एग्जिट किया ना, क्योंकि हमने दरवाजे खोले तो जाके हमारी इंडियन कंपनी को बाहर के दरवाजे खोले ना ग्लोबलाइजेशन में। तो क्या हुआ, होंडा बहुत शानी थी, उसने क्या देखा, बोला जान तो मेरी है, ये तो बॉडी बेच रही, बॉडी तो अपन नहीं बना सकते। उसने पहले अपना सेपरेट मार्केट बनाया। उसने क्या किया, उसने हीरो होंडा को टाई अप चलन दिया, उसने अलग से अपनी सेपरेट एग्जिस्टेंस वाली कंपनी बनाई होंडा की तरफ, और 2 व्हीलर्स के सेगमेंट्स को उसने कंटिन्यू किया। तब हीरो जो थी ना वो गुस्सा हो रही थी, दोनों की नाराजगी, क्लैशेस चल ही रहे थे, क्योंकि क्या था, मार्केट अफेक्ट हो रहा था ना। तो होंडा ने क्या किया, होंडा ने बोला तू बॉडी अच्छा दे रही है, तेरे अच्छा हम देंगे। उसने फिर मोपेड में एक्टिवा लाई। अब एक्टिवा उसका एक जो प्रोडक्ट लाया उसने मोपेड में, उसने ऐसी बॉडी दिया कि पूरी एल्यूमिनियम, और तब प्लेजर उसके कॉम्पिटिटर में थी। अब उस टाइम पे दोनों के डायरेक्टर्स के साथ वो चल रहा था क्लैशेस कि भाई मैंने प्लेजर लाया है, प्लेजर सेगमेंट टॉप चल रही है, तो काय को छिड़खानी कर रहा मार्केट में, तो इसमें भी तो मार्जिन ले रहा ना, कमा रहा ना, यहाँ पे चुपचाप बैठना फिर। लेकिन उसको पता था कि मुझे अपना अलग सेगमेंट खोलना है, तो उसने क्या किया, उसने एक्टिवा के अंदर उसने एल्यूमिनियम बॉडी डाली कि ये फाइबर दे रहा, हम तुमको एल्यूमिनियम दे रहे, इंजन दोनों का सेम है, बोलो कौन सा खरीदते, सेम प्राइस में। तो लोगों ने क्या किया, लोगों ने बोला ये एल्यूमिनियम बॉडी दे रहा, ये फाइबर दे रहा, तब ब्रांड वैल्यू हीरो होंडा की थी। लेकिन लोगों ने जब एक्टिवा खरीदी, टूट रही नहीं रही, गिर रही, उड़ रही, कुछ भी हो रही, क्योंकि उसने क्या किया, उसने ऐसा एल्यूमिनियम दिया जो प्लेन में लगता है ना, उसने एल्यूमिनियम में भी एकदम हाई क्वालिटी यूज किया, क्योंकि उसको अपना मार्केट सेगमेंट अलग सेपरेट करना था इंडिया के अंदर। और उसके मार्केट सेगमेंट में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन बोलूं तो एक्टिवा का ही है, क्योंकि एक्टिवा को नजर में रखते हुए आज हम होंडा की गाड़ी खरीदते हैं। आज भी उसका एक्टिवा का कोई तोड़ नहीं है, बोलते हैं मोपेड में। अभी तो बहुत मिलावटी हो गया, उसने फाइबर बॉडी डाल दी, लेकिन आप अगर ईयर 2000 की आप अगर एक्टिवा दोगे तो पीछे का जो पकड़ने का होता है ना, पीछे बैठने वाले के पकड़ने का पीछे, वो तक के एल्यूमिनियम का था उसका। आज उसने फाइबर को इन्वॉल्व किया है कॉस्ट कटिंग के लिए, क्योंकि ब्रांड वैल्यू बन गई ना अभी सेपरेट। और जैसे ही उसने अपना सेपरेट मार्केट जमा लिया, दोनों का कोलैबोरेशन टूट गया, आज दोनों सेपरेट में चल रहे हैं। तो इस तरीके से कहीं कहीं कोलैबोरेशन की नीड होती है, लेकिन देखो जिस वक्त सेपरेशन खत्म हुआ
जिस वक्त कोलैबोरेशन टूट गया, जिस वक्त अमलगमेशन खत्म हो गया, आज हीरो लिटरली मार्केट में बहुत डाउन हो चुका है। कई सारे प्लांट उसके बंद हो चुके हैं, कई सारे। और जो साइकिल में लीड करता था साइकिल पे, आज उसकी सब कॉम्पिटिटर ने वो मार्केट भी छीन लिया है उससे। आज हरक्यूलस कंपनी, बहुत सारी कंपनी आके आज वहां पे भी अपना अड्डा जमा के बैठा है। समझ में आ रहा है आपको क्लियर? यानी उस वक्त की नजाकत थी। होंडा आया, मार्केट में कोलैबोरेट किया, और आज होंडा की सेपरेट गाड़ियां, आज 100 में से दिशा ऐसी होगी कि 90 गाड़ियां होंडा की है, और 2 गाड़ियां मिलेगी आपको हीरो की, और बाकी जो है 3-4-8 गाड़ियां वो टीवीएस की, बजाज की चल रही। सोचो, कोलैबोरेशन टूटता भी है, अमलगमेशन टूटता भी है नहीं, बट कंपनी दुकान बंद करने की लिक्विडेशन। क्लियर पिक्चर आपको? तो इस तरीके से कहीं कहीं कोलैबोरेशन जरूरी भी है, और कहीं कहीं समय के साथ टूटना भी जरूरी है। अब होंडा को पता था कि मेरे बिना अधूरा है, होंडा ने क्या किया? होंडा ने बोला, दिमाग लगाया, उसने अपना सेगमेंट भी खोला। अब वो टाइम पे अगर हीरो उसको रोक देता था कि ये अकेले मत आ, या उस टाइम पे अगर तोड़ देता वो, तो उस टाइम पे न्यू नवेला होंडा कुछ नहीं कर पाता था, क्योंकि होंडा का कोई सेपरेट एग्जिस्ट था ही नहीं। हीरो ने अभी हीरो मोटरकॉर्प खोल दिया ना, उसने हीरो मोटरकॉर्प से एक न्यू मतलब उसने नया नाम देकर शुरू किया, बट स्टिल उसका जो था वो, क्योंकि उसने इंजन में कोई उसका इंजन में कंप्लेंट लगी, फिर धीरे धीरे मार्केट तबाह होता गया, आज पूरा डाउन हो चुका है। तो इस तरीके से अमलगमेशन बहुत जरूरी है कहीं कहीं। तो ये था हमारा अमलगमेशन का कुछ एग्जाम्पल जो मैंने आपको बताया। अब हम अकाउंटिंग टर्म पे बात कर रहे हैं। चलिए स्टूडेंट्स, तो अब हम बात कर रहे हैं अकाउंटिंग टर्म्स पे। तो मैं यहाँ पे ध्यान देंगे सभी लोग। अब मैं अकाउंटिंग टर्म में बात करूं तो आपके पास गिवन क्या होगा? सबसे पहले आपको यहाँ पे 2 वेंडर कंपनीज की बैलेंस शीट गिवन होगी। वो जो क्यों? क्योंकि उनका फाइनेंशियल पोजीशन दर्शाने वाला बैलेंस शीट होता है। तो यहाँ पे 2 कंपनीज जो अपने आप को अमलगमेंट करके न्यू कंपनी फॉर्म हो रही है, उनकी बैलेंस शीट होगी गिवन। अब यहाँ पे परचेज कंपनी की बैलेंस शीट हमको प्रिपेयर करनी पड़ती है, जैसे आपने एब्जॉर्प्शन में बनाया था। अब इसकी बैलेंस शीट बहुत ईजी होती है। और अकाउंटिंग करना क्या है? तो अकाउंटिंग सेम करना है आपको, अकाउंटिंग सेम करना है जैसे आपने एब्जॉर्प्शन में किया था। बस यहाँ पे फर्क इतना है कि यहाँ पे 2 बार पीसी बनता, यहाँ पे 2 बार वेंडर की बुक बनती, और यहाँ पे परचेसर की बुक एक ही बार बनता, क्योंकि परचेसर एक ही होता है कि वेंडर 2 होते हैं। तो आपने जितना भी अपने वेंडर में सब झमेला किया, याद है आपने? वेंडर कंपनी क्या करता है? अपना एसेट लायबिलिटी डिस्चार्ज करके न्यू कंपनी में डालता है। तो वैसे यहाँ पे अभी आपको 2 बार ये सब पूरा साइकिल चलाना पड़ेगा। तो सर कुछ रहम करेगा पेपर वाला हम पे? करेगा रहम। क्यों पूछो क्यों? क्योंकि आपको पेपर में एक ही बुक पूछेगा, वो दोनों बुक नहीं पूछेगा। अब वो एक ही बुक में वो एंट्री पूछ सकता है, और अभी आप सर एक बुक यानी क्या? 2 वेंडर होते हैं इसमें, तो एक वेंडर को पूछेगा कोई भी। लेकिन पहला एग्जाम्पल तो हम दोनों करेंगे, या दोनों नहीं करेंगे तो परचेजर करेंगे आज। तो परचेजर की बुक बहुत ईजी होती है। वो जो क्यों? परचेजर की बुक में वो गिने चुने 3-4 एंट्री होती है जो अपने को यहाँ मारना है। अब वो 3-4 एंट्री यहाँ पे जो परचेजर की बुक मारते थे अपन, पहले बिजनेस परचेज की, फिर एसेट लायबिलिटीज टेकन ओवर की, फिर पेमेंट की। अब पेमेंट में पीसी में कभी शेयर देते रहे, कभी कैश। देखो मैं अभी बोल रहा हूँ अकाउंटिंग टर्म उन्हीं को आएंगी जिनको एब्जॉर्प्शन आता है। तो पहले एब्जॉर्प्शन अगर देखोगे तो ही आएगा, और यहाँ पे मैं अलग से एफर्ट्स नहीं लूंगा उसको। बताना मैं क्लियर? मैंने आपको कहा था कॉम्प्लीमेंट्री में आता है ये टॉपिक। मेरा काम था सिर्फ सेपरेशन क्या है उस पर फोकस कराना, और 2-3 चीजों को हाईलाइट करना, बस। समझा आपको क्लियर? अमलगमेशन कराते कराते आपकी एब्जॉर्प्शन की प्रैक्टिस हो रही है, याद रखना। ये बस फर्क इतना है कि एब्जॉर्प्शन में हम परचेजर की बुक में जो वेंडर से एसेट लायबिलिटी बिजनेस दुकान या पेमेंट की एंट्री करते थे ना, वो यहाँ पे 2 बार होगी। पूछो क्यों? क्योंकि यहाँ पे वेंडर 2 है, तो एक बार पूरी एक की निपटाएंगे, फिर एक बार पूरी दूसरी। जैसे अभी जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि हीरो होंडा, अब हीरो होंडा कंपनी मर्ज होके हीरो होंडा बन रही है, हीरो और होंडा मर्ज होके हीरो होंडा बन रही है। तो हीरो होंडा कौन हुई? हीरो होंडा हो गई न्यू कंपनी, इसको बोलेंगे परचेजर कंपनी, और हीरो और होंडा ये हो गई 2 वेंडर कंपनी। तो हीरो होंडा की बुक में यानी परचेजर की कंपनी के अंदर जब वो एंट्री होती है, ओपनिंग एंट्रीज, एसेट लायबिलिटीज, बिजनेस परचेज की, तो एक ही बार करते थे अपन। यहाँ वेंडर, यहाँ पे 2 वेंडर, तो 2 बार करेंगे, एक बार पूरी हीरो के लिए, एक बार पूरी वेंडर के लिए। फिर जैसे पीसी बनता था, पीसी बनता था, यहाँ भी 2 बार बनेगा। तो क्या डबल डबल हमारे करेंगे? नहीं, एक से बनाएंगे, इधर एक हीरो एक होंडा। चला, समझा आपको क्लियर? अब पहला एग्जाम्पल आप देख लोगे तो और अच्छे से आपको समझ आएगा। पहले पढ़ लेते, समझ लेते, करना कैसे शुरू करेंगे। आज यहाँ से जाओगे तो आज नहीं आएगा, 3 दिन लगेंगे। अगले 3 सेशन बिल्कुल भी सोचना नहीं मेरे को आ रहा कि नहीं आ रहा। चौथे सेशन में गारंटी मेरी। क्लियर? हाँ, समझा आपको क्लियर? शुरू करें? चलिए। हाँ, कोई क्वेश्चन है? हाँ, चलो।
चलिए तो अभी शुरू करने जा रहे हैं। एक क्वेश्चन समझा के देता हूं, एटलीस्ट पीसी तो बनाओ, पीसी ना लाया को। चलो हाँ क्वेश्चन डिस्प्ले कर रहा हूं, ध्यान दो। हाँ बेटा मेरे को लिखना ही नहीं कुछ भी। चलिए स्टूडेंट्स, तो अभी हम अकाउंटिंग टर्म्स देख लेते हैं एक बार। हो सकता है आपको समझ में नहीं आए, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आ जाएगा तीन आते आते। हाँ चलो अब देखो, पहला एग्जाम्पल झटका दिया हूं, बोलो क्यों पेपर एग्जाम्पल लिया हूं मार्च 88 का। ओके यानी ये आ गया क्योंकि मार्च 88 में 20-20 मार्क का क्वेश्चन था, तो अभी तुम्हारे 8 मार्क में क्या ही पूछेंगे वो। 1988 में 20 मार्क का एक क्वेश्चन था, यानी 5 क्वेश्चन 100 मार्क खत्म। इंटरनल मार्क नहीं होती थी बीकॉम में पहले, हाँ 5 क्वेश्चन आते थे 20-20 मार्क के, खत्म विषय। देखो ना अभी मालूम पड़ेगा ना 20 मार्क कैसे होता। चलो, 2 कंपनीज कैरिंग ऑन सिमिलर बिजनेस। अब सिंपल है, अमलगमेशन जनरली 2 कंपनी सिमिलर नेचर का बिजनेस कर रही है, वही होती है ना कंसोलिडेट होने के लिए, यानी अपने आप को मजबूत करने की और स्ट्रॉन्ग करने के लिए। एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट टू अमलगमेट, तो कॉन्ट्रैक्ट एंटर हुई अमलगमेट करने के लिए। A new company being formed to take over the assets and liabilities of each company। अब न्यू कंपनी जो फॉर्म हुई वो ओल्ड कंपनी वेंडर कंपनीज के एसेट भी ले रही है और लायबिलिटी भी ले रही है। अब एसेट तो सारी लेंगी, लेकिन वो एसेट नहीं लेंगी जो उठाने लायक नहीं होगा। जैसे एग्जांपल 3 एसेट में बताया आपको, कौन सी एसेट होती है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर और करंट ईयर लॉस, जिसे मैं देख पा रहा हूं अभी बैलेंस शीट में। देखो ये वाली एसेट ना अब्जॉर्प्शन में उठाना ना अमलगमेशन में, ये सब मालक के पास आता है। मालक क्योंकि ये फिक्टिशियस एसेट है, क्या ये वेंडर कंपनी के मालक चलेंगे, परचेसर इसको उठाता नहीं है। समझ में आ रहा है आपको अच्छे से, होपफुली समझ में आ रहा होगा, ऐसा मैं मान के चलता हूं। देखो एक बात सुनो, अमलगमेशन करा रहा हूं इसका मतलब नहीं कि अब्जॉर्प्शन में छोड़ दिया, अब्जॉर्प्शन भी आपकी यहीं पे वही कवर हो रहा है, क्योंकि प्रोसेस दोनों की सेम है। क्या है दोनों की सेम, सिर्फ दोनों के टर्म्स अलग होते हैं, बाकी प्रोसेस सेम है अकाउंटिंग करने की। क्लियर, वेंडर कंपनी के पूरे प्रोसेस सेम है और परचेज कंपनी में हमें न्यू बैलेंस शीट पूछते हैं। क्या पूछता है वो, तो आज हम बनाएंगे उसको, ध्यान देंगे सभी लोग इधर। The following are the respective balance sheet of to both companies. Both companies agreed that fully paid up share 50 rupees be issued by a new company। यानी वो बता रहा है कि जितने, अब देखो सुनो, ये नेट एसेट मतलब कौन सी है, नेट एसेट मतलब देखो ना, issued by new company, the value of net asset of each to the old company, each of the old company। यानी क्या, सुनो यहाँ बता रहा है कि 2 कंपनीज आपस में मर्ज हो रही है। अब दोनों कंपनी मर्ज हो रही, दोनों की बैलेंस शीट दिखाओ, दोनों की बैलेंस शीट है, एक स्लाइड में नहीं आई थी, दूसरी में आया हुआ है। क्लियर, मैंने आपको बताया था ना अमलगमेशन में 2 कंपनीज की बैलेंस शीट होंगी, क्योंकि यहाँ 2 कंपनी वेंडर है। कितनी बोलूँ मैं तुमको अभी, क्लियर। अब आपके कॉलेज का पेपर देखो तो आपको 2 बैलेंस शीट होंगी उसके अंदर, हाँ तो 2 बैलेंस शीट आएंगी, दोनों के बिना चलेगा ही नहीं काम, और एक का तो एक का हिसाब करना बस, दूसरे का पता नहीं क्या है। समझा आपको क्लियर। तो यहाँ पे ए कंपनी और बी कंपनी है, ये वेंडर कंपनीज है, ये दोनों लिक्विड। ओके, वो बोल रहा है कि न्यू कंपनी बन रही है। अब न्यू कंपनी का नाम क्या है भैया, बताओ तो सही, बताया नहीं, तो हम न्यू कंपनी बोलेंगे। क्या लेंगे, यानी हमारे लिए अगर मैं वर्किंग करूं तो हमारे लिए भैया ए कंपनी और बी कंपनी, ये दोनों कंपनी बनेंगी हमारे लिए वेंडर कंपनी। क्या बनेगी, जो अपने आप को बेच रही है, अपने आप को लिक्विडेट कर रही है, राइट। और वैसे तो बनना चाहिए ए बी कंपनी या सी कंपनी, कुछ तो बोलो नाम, सही कि नहीं। उसने बताया नहीं आखिरी दम। अब देखता हूं मैं दूसरी स्लाइड में बताया हुआ है क्या, एक बार देख लेते भाई। नहीं बताया हुआ है, जनरल एंट्री इन द बुक ऑफ न्यू कंपनी। अब न्यू कंपनी बोल रहा, हम भी न्यू कंपनी बनेंगे, जानते भाई, तेरे को बताने का शौक है, हमको भी नहीं है। वैसे पेपर में लिखा रहता है, ओके, बट ये पेपर वाला थोड़ा अगाऊ होगा, नहीं दे मत दे। तो परचेसर कंपनी कौन सी होंगी, कौन होगी, न्यू कंपनी। समझा क्लियर अच्छे से, पक्का। और बीकॉम में ऐसे डिफेक्टिव पीस देखने को मिलते हैं, वो भी संत गाड़गे बाबा अमरनाथ यूनिवर्सिटी में स्पेशली। समझा आपको क्लियर, हाँ चलो। तो अभी 2 मिनट ध्यान दो, हाँ। तो यहाँ पे अब न्यू कंपनी परचेसर कंपनी है, और ये ए कंपनी और बी कंपनी जो है ये वेंडर कंपनी है। अब दोनों की बैलेंस शीट का मैंने आपको ऐसे थोड़ा झटका दिला, ऐसे क्या बोलते हैं इसको, स्लाइड दिखा दी है ना, है कि नहीं। लेकिन अब देखो दे रहा क्या है, तो वहां एक लाइन अच्छी पढ़ने को मिली है। यहां बता रहा है सामने वाला कि जो न्यू कंपनी है वो 50 रुपए वाले अपने फुल्ली पेड अप शेयर दे रहा है। क्या दे रहा है वो, कितने पता नहीं, लेकिन जितने की वो नेट एसेट ले रहा है, जितने की वो, यानी ये नेट एसेट मेथड से पीसी बनेगा। यानी पहले अपने को कैलकुलेट करनी पड़ेगी नेट एसेट्स,
और फिर अपने को पीसी दोनों को देना पड़ेगा, और पीसी में सिर्फ एक ही चीज दे रहे शेयर्स, बस खत्म। कितने दे रहे, कितने के दे रहे, वो तो नेट एसेट निकालने के बाद ही मालूम पड़ेगा। अब एब्जॉर्प्शन में नेट एसेट मेथड से तुमको मैंने पीसी नहीं निकलवाया क्या, निकलवाया ना, बस वही है भैया। यहाँ पे देखो मैं यहाँ अलग से एफर्ट्स तुम्हारे लेते बैठूंगा नहीं, मैं बता रहा हूँ क्लियर। एब्जॉर्प्शन देखो पहले, फिर ही आएगा। ओके क्लियर। 50 का शेयर दे रहे, कितने शेयर दे रहे, कितने के दे रहे पता नहीं, जितने की एसेट है उतने की। अब जैसे कि बैलेंस शीट दिख पा रहा हूँ एक कंपनी, तो एक कंपनी की बैलेंस शीट में टोटल एसेट कितने की बताओ, चलो कौन बताएगा मुझे, टोटल एसेट कितने की रहेंगे। जो परचेसर लेगा एक कंपनी से, न्यू कंपनी जो परचेसर है वो लेगा, वो कितने की लेगा, 2,71,000 को। जो क्यों, क्योंकि 20,000 रुपये ये करंट का लॉस है, ये लॉस वेंडर कंपनी के शेयर होल्डर झेलेंगे, ये परचेसर लेता नहीं है। परचेसर 3-4 ऐसे लेता नहीं, क्योंकि वो फिक्टिशियस एसेट होती है। कौन कौन सी बता दिया पेपर में भी, अमलगमिशन आया, एब्जॉर्प्शन आए, नहीं लेना मेहरबानी करके, समझा। तो देखो 2,91,000 की एसेट टोटल दिख रही है, लेकिन उसमें 20,000 रुपये का करंट का लॉस है। अभी लॉस का दिख रहा है, पीएनएल के नाम से तुमको दिख रहा हूँ, देखो जूम करूं क्या, ठीक है। हाँ बेटा थोड़ा मेरे को भी सिस्टम समझे ना, अभी तक मुझे समझा नहीं थोड़ा सिस्टम एक्चुअली कैसा है, अभी थोड़ा हम भी नए नए हैं ना बादशाह इसमें। हाँ चलो ओके, दिखा लॉस, दिखा क्या नाम से आएगा, प्रॉफिट। और करंट का प्रॉफिट रहा तो ये लायबिलिटी में आता पीएनएल के नाम से। करंट ईयर अगर प्रॉफिट कमाया बिजनेस ने, करंट ईयर में तो लास्ट ईयर लास्ट ब्रेथ, क्योंकि अब तो बंद हो रही ना, तो लास्ट ईयर का जो बैलेंस आता है लास्ट ईयर, उसमें ये लॉस कमाई है बी बैलेंस शीट में। तो इसकी टोटल एसेट्स, नेट एसेट निकालने के लिए पहले टोटल एसेट चाहिए। अब लायबिलिटी दो ही है, देखो दो लायबिलिटीज है, कौन कौन सी, एक शेयर कैपिटल है, ये शेयर कैपिटल परचेसर उठाता नहीं, पूछो क्यों, ये हम वेंडर कंपनी के शेयर को देते हैं, क्योंकि ये इंटरनल लायबिलिटी है, हमको सिर्फ एक्सटर्नल लायबिलिटी चाहिए। और एक्सटर्नल लायबिलिटी में क्या है, ओनली सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो ये एक 2,71,000 में से ये 41 माइनस किया, कितने का आएगा, 2,30,000। तो 2,30,000 रुपये आ गई नेट एसेट्स, और 2,30,000 के शेयर दे देना। अब 2,30,000 डिवाइड बाई 50 करो। अब सर ये गणित क्या कर रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है। 4,600 शेयर दिए, 4,600 शेयर दिए किसको, किसको, न्यू कंपनी ने किसको दिए, वेंडर कंपनी को। अब तुम लोग सर न्यू कंपनी थी कहाँ पहले जो दिए, अरे दिए वो तो एसेट, तो बोलोगे सर न्यू कंपनी थी कहाँ जो शेयर दिए, तो न्यू कंपनी ने इन्होंने अपने आप को दिए शेयर, इन्होंने बोला एक दूसरे को कि एक काम करो तुम पहले अपने में रखो। अब ये शेयर हम इसका एग्जिस्टेंस खत्म कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं उनको, और अब तुमको हम न्यू कंपनी के शेयर दे रहे हैं। यानी पहले तुम ए कंपनी के शेयर होल्डर दे, बी कंपनी के शेयर होल्डर बी कंपनी के शेयर होल्डर दे। हमने बोला काम करो अपना ए कंपनी के शेयर ए कंपनी के रहे, ना बी कंपनी के शेयर होल्डर बी कंपनी के रहे, अब वो न्यू कंपनी के शेयर होल्डर, तो उनके शेयर उनको वापस लेकर हमने बोला ये लो न्यू कंपनी के शेयर, बस खत्म। यानी हम दोनों ने अपनी एसेट मर्ज कर दी, अपनी लायबिलिटी मर्ज कर दी, और जितना उनका शेयर देना था वो दे दिया, खत्म विषय। न्यू बैलेंस शीट 2 मिनट बन जाएगी। तो कैसे बनेगी, आप आज यहाँ जाओगे तो आपको समझ में थोड़ा बहुत आएगा, एक बार देख लो, क्लियर पिक्चर। हाँ अब बी कंपनी की दिशा देख लेते एक बार क्या बोल रहे हो। अब बी कंपनी के इसमें देखो आप क्या है, तो टोटल एसेट्स में सारी एसेट्स उठाने लायक है कि नहीं, देखो है कि नहीं। और लायबिलिटी में सन्ड्री क्रेडिटर है एक, बाकी सब तो फर्स्ट पार्टी लायबिलिटी है, परचेसर वैसे भी नहीं उठाता है। अब्जॉर्प्शन घूम के आए हो, शेयर कैपिटल उठाता है परचेसर कभी नहीं उठाता है। ये पीएनएल अकाउंट, ये करंट का प्रॉफिट है, ये उठाएगा वो नहीं उठाएगा बेटा। और ये जनरल रिजर्व उठाएगा, ये भी नहीं उठाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ सन्ड्री क्रेडिटर एक्सटर्नल लायबिलिटी है जो उठाएगा। बस टोटल एसेट में से सन्ड्री क्रेडिटर माइनस किया तो आता है नेट एसेट, क्या आएगा 2,60,000 एक्सटर्नल लायबिलिटी, ओनली एक्सटर्नल लायबिलिटी, और 2,60,000 के शेयर देना है, बस खत्म। एसेट इज इक्वल्स टू लायबिलिटी, सही कि नहीं। अब देखो इसकी बैलेंस शीट सबसे चिल्लर है, सबसे चिल्लर कैसे आएगा, एक एग्जांपल आप देख लो। अब नीचे तो क्या हो रहा है, हाउ मेनी शेयर्स द लिक्विडेटर ऑफ ईच कंपनी विल रिसीव फ्रॉम न्यू कंपनी, बता नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। गिव जनरल एंट्रीज इन द बुक ऑफ न्यू कंपनी एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट। न्यू कंपनी की बनती है, ओल्ड कंपनी की बनेगी क्या, फिर बैलेंस शीट पूछा तो कौन, न्यू कंपनी बोलते परचेसर कंपनी की, नई बैलेंस बनाएंगे, और नई बैलेंस शीट में सारे एसेट्स मर्ज कर देंगे, बस जो उठा रहे हैं, जो लायबिलिटी उठा रहे हैं वो मर्ज करेंगे, जितना लायबिलिटी बचा कैपिटल, जितना लायबिलिटी बचा वो उतने के दोनों को मिला के शेयर दिए। एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी इज इक्वल्स टू इंटरनल लायबिलिटी। याद करो कैपिटल कैसे बनता है, बोलो कैपिटल कैसे बनता है, कैपिटल बनता है, इक्वेशन क्या है याद करो, एसेट्स माइनस
एक्सटर्नल लायबिलिटी इज इक्वल्स टू कैपिटल। याद है कुछ दुकान के अंदर एक नॉर्मल बिजनेस के अंदर कैपिटल कैसे बनता है बताओ? एसेट्स में से एक्सटर्नल लायबिलिटी माइनस करनी पड़ती है, याद है आपको? जैसे मैं बोलता हूँ, सुनो, मैं बोलता हूँ मेरी दुकान है, मेरे पास 10 लाख की प्रॉपर्टी है दुकान के अंदर सब मिलाकर। सुनो, मेरी दुकान है, मेरे पास दुकान के अंदर टोटल एसेट मैं बोलता 10 लाख के, क्या है 10 लाख का। लेकिन इस 10 लाख की एसेट को लाने के लिए मैंने 3 लाख कर्जा लिया हुआ है, 3 लाख कर्जा लगा हुआ है, 3 लाख बाहर का कर्जा लिया हुआ है। 10 लाख के एसेट को लाने के लिए 3 लाख मार्केट से कर्जा उठाया हुआ है, बराबर कि नहीं? यानी इसी का ही दूसरा मतलब है कि 7 लाख मेरे खुद के है ना, अरे 7 लाख मेरे खुद के है ना भाई। तो यानी इन शॉर्ट 10 लाख की बैलेंस शीट से टैली करने के लिए मुझे 7 लाख रुपए यहां पे क्या लिखना पड़ेगा? कैपिटल, बैलेंसिंग फिगर, बैलेंस शीट बनाई थी ओपनिंग बैलेंस शीट एनपीओ में, याद है कुछ? एनपीओ में ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते थे 12th में, कुछ याद होगा तो। फिर सेकेंड सेमेस्टर में भी घूम के आया एनपीओ को, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में कैपिटल कहाँ से आता था? एक्सटर्नल एसेट माइनस लायबिलिटी इज इक्वल्स टू, और कौन सी लायबिलिटी लिखते थे? एक्सटर्नल लायबिलिटी को कभी इंटर लिखी नहीं हमने। तो यहाँ भी वही होगा कि दोनों कंपनीज की एसेट मर्ज कर दो, दोनों कंपनीज की एक्सटर्नल लायबिलिटी मर्ज कर दो, न्यू बैलेंस शीट में लेके आओ, और जो बचा वो उतने के उनको हम शेयर दे रहे हैं, मतलब खत्म। उनका पहले का हिसाब सब नील, आज से नया धंधा शुरू। समझा क्या? अब इससे थोड़ी बहुत भनक पड़ी होगी। अब कैसे करना है सॉल्व मैं आपको बता रहा हूँ। प्रेजेंट कैसे करना है, पहले पीसी बनाएंगे, फिर नेट एसेट बनाएंगे, फिर अपन एंट्री करेंगे, फिर अपन करेंगे बैलेंस शीट, और ये सब आज ही होगा। शुरू करें? चलो करेंगे ना बेटा। देखो मैं आपको पहले बोल रहा हूँ टेक्निकल बातें हैं, ऐसे नहीं आता। चलिए तो अभी सुनो, अब पिक्चर समझ में आ गई? यानी आज के इस पिक्चर में सिर्फ एंट्री है परचेजर की बुक, किसकी है? यानी पूरी पिक्चर है ना, आज परचेजर बंद करेंगे, लेकिन पीसी तो पहले बनाए भाई, उनसे लेकर रहे अपन। अब परचेजर वेंडर कंपनी से क्या लेता है? ओनली टोटल एसेट्स और लायबिलिटी। अब लायबिलिटी कभी लेगा कभी नहीं लेगा, पूछो क्यों? दिया रहेगा। जैसे याद करो मैंने आपको अब्जॉर्प्शन दिखाया ना, एक आधा परचेजर ऐसा रहेगा जो बोलता है ए लायबिलिटी हम चुकाएंगे, तुम चुका के आओ, अपनी लायबिलिटी खत्म करके आ जाओ, फिर आओ अपन मर्ज होते। फिर समझना आपको क्लियर? तो ऐसे भी होते टर्म्स। अब टर्म्स क्या बैठते हैं वो तो पॉइंट समय के साथ ही शुरू करेंगे। अब एग्जांपल ये आपको दिखाया मैंने, अब इसका पीसी बनेगा। चलो अब पीसी दोनों का एक साथ बनता भैया, कैसे बनता देखो, लिखो यहाँ पे सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 1। देखो पैनिक होने वाली बात नहीं है, मैं बैठा हूं तुम्हारे साथ, टेंशन मत लो। इन द बुक ऑफ कौन है? देखो तो नाम क्या है यहाँ पे, कुछ चाहिए नहीं, सॉरी। पहले पीसी तो कॉमन बनेगा ना, पहले पीसी तो दोनों के लिए कॉमन बनेगा ना, परचेजर यहाँ वो पीसी दोनों के लिए कॉमन बनेगा। हाँ अब यहाँ पे लिखो सबसे पहले लिखो कैलकुलेट। अच्छा देखो अब पिछले साल का क्या हुआ था, मैंने न्यू परचेजर कंपनी और वेंडर कंपनी दिखाया था, शो करना है कैसा कर दो। इस देखो ए कंपनी, यहाँ रहने दो मत करो, यहाँ लिखो टू कैलकुलेट परचेज कंसिडरेशन। फॉर ए कंपनी लिमिटेड एंड बी कंपनी लिमिटेड। देखो एकदम इजी है, एक एग्जांपल हो जाए आपको समझ में आ जाएगा। अब यहां पे लिखो फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट नेट एसेट्स, क्योंकि यहां पे नेट एसेट इक्वल्स टू शेयर्स है ना, जितने की नेट एसेट परचेस किए परचेजर ने उतने की दोनों कंपनी को शेयर्स दिए ना, तो इसलिए पहले नेट एसेट निकालनी पड़ेगी। यानी ये नेट एसेट मेथड है, कौन सी है? लमसम मेथड भी आएगी आगे, वो कैसे करना है वो आगे आपको बताया जाएगा, डोंट वरी। लेकिन अमल कमीशन में नेट एसेट चला आती है और उसमें लमसम आने की चांस होती है, दोनों में से कोई एक वेरिएशन देगा वो आपको। चलो अब यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे लिखो पर्टिकुलर, दोनों का पीसी एक साथ बनाएंगे ना, दो बार लिखा मत ना बनाएंगे। अरे दोनों के एसेट्स डिफरेंट है ना बेटा, तो यहाँ पे दोनों का पीसी नेट एसेट दोनों का एक साथ दिखाएंगे ना, यहाँ पे दो बार बनाएंगे पीसी, एक बार पूरी ए कंपनी के लिए बनाओ फिर बी कंपनी बनाओ, तो इसलिए दोनों एक साथ चलाओ ना, इतने में इतना ही मिलता बोलना पेपर वाले को। ए कंपनी लिमिटेड, अरे यहाँ पे दो वेंडर होती है ना इसलिए बी कंपनी लिमिटेड। अब उनसे पहले नेट एसेट काट के कितने की ले रहे अपन, पहले वो तो मालूम पड़े, जितने की प्रॉपर्टी लेंगे उतने की हम उनको शेयर देंगे न्यू कंपनी के।
चलो सबसे पहले यहां लिखो टोटल एसेट्स। अब तुमने टोटल एसेट्स निकाल दिए थे, एक कंपनी से ले रहे हैं हम 2,71,000 रुपए। अब तुम बोलोगे सर ऐसे कैसे, टोटल एसेट में बैलेंस शीट में तो दिख रहा है अलग ही कुछ गणित। अब तुम बोलोगे सर बैलेंस शीट में तो 2,91,000 दिख रहे, ये तो आप अपना हिसाब दे रहे। तो आप देखो लास्ट में आप देखो लास्ट में क्या दिया उसने, एक कंपनी में लास्ट में करंट ईयर का लॉस दिया हुआ है। लॉस कभी परचेस उठाता नहीं, तो क्यों? वो बोलेंगे अभी तो बना भी नहीं हूं, दुकान चला ही नहीं, पहले तुम्हारे लॉस झेलू, यानी पहले जलेंद्री चलेगी नहीं, अपने पास रख के आओ, समझा? अरे दोनों कंपनी की शोल्डर एग्री दो, क्योंकि देखो एक के प्रॉफिट हुआ एक का लॉस हुआ, अगर लॉस लेके आएंगे तो वो दूसरी वेंडर कंपनी बोलेंगे ना ये हमारा इफेक्ट हो रहा है इससे, क्योंकि आखिर ये परचेज कोई और कंपनी है तो ही नहीं, दोनों मिक्स होकर न्यू कंपनी बनी ना, तो परचेज कोई अलग से दोनों कंपनी है, वो उसका कोई एग्जिस्टेंस था ही नहीं ना। तो अगर इसका लॉस लेके आएंगे तो दूसरी वाली जो बी कंपनी रहेंगी ना, अरे ऐसे लेके आ रहा लॉस, क्योंकि आते थे उनका शेयर का वैल्यू गिर जाएगा फिर। तो ये सब उनको झेल के आना पड़ता है, दोनों वेंडर कंपनी आपने अपना झेल के आओ इधर मतलब। तो इसलिए क्या करोगे, टोटल एसेट्स में कभी 3 एसेट नहीं लोगे, कौन सी? प्रीमियम एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ऑन शेयर एंड डिबेंचर एंड लॉस, करंट का लॉस, ये फिक्टिशियस एसेट है। अब इसमें इसका है उसका कितना है बी कंपनी का 2,90,000। अब आपको 4 मार्क का कभी कभी सिर्फ पीसी आता है बनाने को, फिर इसमें से लेस करो एक्सटर्नल लायबिलिटी, एक्सटर्नल लायबिलिटीज माइनस करेंगे बेटा, कर दिया माइनस। अब एक्सटर्नल लायबिलिटी में ओनली सन्ड्री क्रेडिटर है, इसमें कितनी है सन्ड्री क्रेडिटर? अब एक ही है इसलिए स्पेसिफाइड कर दे रहा हूं, नहीं होती थी एक 3-4 होती थी तो स्पेसिफाई करने की जरूरत। अच्छा यहाँ पे अगर डिबेंचर तो डिबेंचर को भी एक्सटर्नल लायबिलिटी लेना गिनना, समझा आपको क्लियर? कितने यहाँ पे? हाँ बता रहा मैं भाई, तो जब पूरा लेना पूरा 41 और उसका 30, अब माइनस करो, नेट एसेट आया 2,30,000, 2,60,000, 2,30,000 के एक कंपनी को शेयर देने हैं, क्योंकि उतने की प्रॉपर्टी आ रही है, उतने की प्रॉपर्टी आ रही है ना, एसेट इक्वल्स लायबिलिटी, तो उतने की कैपिटल देंगे तो लायबिलिटी इक्वल होंगी ना फिर, यानी उतने का शेयर कैपिटल देना है, कितने का? 2,30,000 का, और इसको कितने का देना है? 2,60,000 का। तो एसेट आई 2,60,000 की, तो उतने की कैपिटल भी क्रिएट करना है ना, कैपिटल न्यू कैपिटल क्रिएट, तो उतने के शेयर देना है अपने को। अब यहाँ पे नीचे दिखाएंगे अपन, देखो यहाँ पे टू कैलकुलेट, अब पीसी निकालेंगे, पीसी कैलकुलेट परचेज कंसिडरेशन, कुछ समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं हम लोग? अमलगमेशन घूम के आओ, सब समझ जाएगा। सॉरी एब्जॉर्प्शन घूम के आओ, वही तो कर रहे हैं यार। हाँ अब यहाँ पे लिखो, अब यहाँ ब्रैकेट में लिखाओ शेयर्स, क्योंकि हम दे रहे हैं शेयर्स उसको। अब यहाँ पे शेयर्स के लिए एक कॉमन मेथड है। अब देखो यहाँ पे अगर उसने कुछ नहीं दिया होता, पता है क्या करता था मैं यहाँ पे शेयर लिख के 2,60,30 के शेयर्स इसको दे रहा हूँ और 2,60,000 के शेयर्स इसको दे रहा हूँ, बी के बस दो कॉलम करके कर देता था। लेकिन इसने, ये पेपर वाला बहुत चंट है, इसने क्या खेला, इसने तो नीचे लिख दिया है स्टेट हाउ मेनी शेयर्स। अब ये सिलेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा, हाउ मेनी शेयर्स द लिक्विडेटर्स ऑफ ईच कंपनी विल रिसीव, ये नंबर ऑफ शेयर का मांझरा है ना, ये निकालने को बोल रहा हूँ। तो 50 के भाव से शेयर दे रहा है, कैसे मालूम पड़ा 50 के भाव से? ऊपर लिखा हुआ है पढ़ो, फेस वैल्यू 50 रुपए ना, फुल्ली पेड अभी नया। तो अब उसको 2,30,000 के 50 के भाव से कितने नंबर ऑफ शेयर डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे? तो 2,30,000 डिवाइडेड बाय 50 रुपए, और वहां 2,60,000 डिवाइडेड बाय 50, तो आएगा नंबर ऑफ शेयर्स। तो वो नंबर ऑफ शेयर्स का फॉर्मूला यहाँ पे दिखा देना पेपर वाले को, भैया तूने ये ले पूछा है ना, ले हमारी तरफ से। ये सिलेक्ट का काम जो है ना, ये तभी करना जब उसने पूछा हो, नहीं पूछा नंबर ऑफ शेयर्स तो कोई बताएंगे बस यहाँ 2 लाख टोटल पीसी 2,30,000, टोटल पीसी 2,60,000, खत्म मिक्सचर। शेयर दे रहे ना ऊपर दिखा दिया हमने ऊपर, समझा क्या? तो नंबर ऑफ शेयर्स का फॉर्मूला क्या बनेगा बताओ? नेट अमाउंट या नेट एसेट्स डिवाइडेड बाय पेड अप वैल्यू ऑफ ईच शेयर्स। उसने पेड अप दिया ना क्वेश्चन में, देखो ना पढ़ना क्या दिया उसने, फेस वैल्यू दिया कि पेड अप दिया है? फुल्ली पेड दिया ना, हाँ तो वो लिखना फिर फुल्ली पेड अप, यहाँ वैल्यू ऑफ पर शेयर लिखा तो चलता है, कोई इशू नहीं है। फुल्ली पेड अप ऑफ पर शेयर, फुल्ली पेड अप वैल्यू ऑफ पर शेयर लिख दो।
परचेसर की कंपनी बनाना सबसे आसान होता है। हाँ, अब यहाँ पे लिखना नहीं है, पूछो क्यों? ये फॉर्मूला अपन ने कॉमन लगाया हुआ है, अपन पार्टीशन करके दोनों का दिखा देंगे, नहीं तो फिर दो दिखाना पड़ेगा आपको। अब यहाँ दिखाओ, ए कंपनी के लिए पीसी निकल रहा, और यहाँ दिखाओ बी कंपनी का पीसी, सही कि नहीं? अब यहाँ दिखाओ, यहाँ पे अब यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स निकालना पड़ेगा ना पहले अपने को, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने कितने देखो तो यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल्स टू, हाँ अरे नहीं, नंबर ऑफ शेयर 2,30,000 के शेयर ना, तो 2,30,000 डिवाइडेड बाय 50 रुपए, कितना रहा? 4,600 शेयर्स। तो अभी यहाँ पे दिखाओ पीसी नीचे, तो यहाँ दिखाओ ये बराबर है कितना? हाँ, अब 2 मिनट यहाँ पे ध्यान दो, समझो उस चीज को। तो यहाँ दिखाओगे तुम यहाँ पे ऐसा कैसे, देखो जब 4,600 शेयर्स 50 रुपए के भाव से कितना आएगा यहाँ पे? 2,20,000। वही कर रहे हैं, पहले ऐसे घूम के वापस उधर ही आए, ये देखो ऐसे घूम के वापस उधर ही आए, ऐसे घूम के वापस इधर ही आए। अरे 2 लाख शेयर्स की देने, 3 के नंबर ऑफ शेयर का ये मांझ रहा है बस। ये निकालने के लिए पहले डिवाइड किया, फिर वापस इनटू मल्टीप्लाई करके वापस 2,30,000 के शेयर दे रहे हैं। इन शॉर्ट 2,30,000 के शेयर दे रहे हैं एक कंपनी को। क्यों दे रहे? क्यों दे रहे बताओ नालायक हो, क्यों दे रहे? क्यों लिखा हुआ है ऊपर, जितने की नेट एसेट है उतने के शेयर दे रहे हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, पढ़ो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, पढ़ो। सर ये इतना मांझा क्यों किया? डायरेक्ट पीसी को डायरेक्ट पीसी 2 इज इक्वल्स टू 2 लाख शेयर तो ऊपर लिखा हुआ है, शेयर इज इक्वल्स टू 2 लाख। जैसे अब देखो, अब सुनो, अगर ये नंबर ऑफ शेयर का मांझा नहीं होता था तो हम पता कैसे मतलब कैसे बताऊं? देखो हम बनाते जैसे इधर ए कंपनी लिखा, इधर देख रहे, और यहां दिखाते थे शेयर्स इज इक्वल्स टू 2,30,000 हो गया, पीसी खत्म। फिर ये क्यों सर? ये उसने पूछा, उसने पेपर वाले ने, देखो जान मुझे काम बढ़ाने के लिए। तो इन शॉर्ट एक कंपनी को कितने शेयर दे रहे? उसको एक कंपनी को शेयर दे रहे हैं, अरे कितने शेयर दे रहे बोलो? हाँ 4600 शेयर, क्या भाव से? 50 के भाव से। समझ में आया अच्छे से? हाँ, अब बी कंपनी का सेम निकालो बेटा, सेम नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल्स टू 2,60,000 के शेयर देने ना उसको, 50 के भाव से लिए ना उससे भी, तो नंबर ऑफ शेयर कितने हो गए बेटा? 5200 शेयर दे रहे उसको, दे दो। तो 5200 शेयर 50 के भाव से, यहाँ इनटू करो, एड रेट करो 50, तो इन शॉर्ट उसका पीसी कितना आया? हो गया, पीसी निकल गया। अब परचेज की बुक बन के परचेज की एंट्री करेंगे। अब वो परचेज की 3-4 एंट्री नहीं होती, 3-4 एंट्री याद है अब्जॉर्प्शन में? बस वही नहीं दिखाना था, बस शेयर लिख के 2,30,000, उधर शेयर लिख के 2,60,000। अगर नंबर ऑफ शेयर नहीं पूछा होता तो वो लमसम ऐसा करेंगे ना बेटा आगे, पहले एक एग्जाम्पल हो जाए, है कि नहीं? हाँ अभी सुनो, अब परचेज की बुक अपन कल करेंगे और न्यू बैलेंस शीट भी कल करेंगे। अभी पीसी समझ गए पीसी? हाँ बाकी कल देखते हैं, टेंशन मतलब आ जाएगा आते आते।